नमस्कार, ग्वालियर डायरी के हेल्थ प्रोग्राम में मैं उषा राजावत आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, बहुत पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर का स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है और शरीर जब स्वस्थ रह सकता है जब उसका ध्यान रखें। इसमें अगर हम अपनी त्वचा की बात करें, जो सबसे बड़ा मानव अंग है और शरीर के 20% पानी को संभालता है, इसके साथ ही साथ सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। तो आज का हमारा विषय यही है, त्वचा से रोगों के जो रोग होते हैं उनसे संबंधित हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खोजेमा सेफी, गजराजा मेडिकल कॉलेज के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और वर्तमान में सीनियर कंसल्टेंट अपोलो एक्सपेक्ट्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और वाकई जैसा आपने कहा है कि स्किन त्वचा हमारे मानव शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, तो ज़रूर इसका आप अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि वर्तमान में स्किन से रिलेटेड आज की जो समस्या है, हमें किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? जी, वर्तमान में जो हमारा स्किन में जो डिजीज़ देखने को मिलती है, बेसिकली मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक स्किन स्पेशलिस्ट क्या क्या देखता है। तो नंबर 1, स्किन, जो भी पूरा हमारा बाहरी कवच होता है। फिर बालों संबंधित जो बीमारियाँ होती है, नाखून संबंधित जो बीमारियाँ होती है, और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, जो सौंदर्य तरह की समस्याएं होती है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली इस तरह से हम 3-4 तरीके की बीमारियां अक्सर देखते हैं। और स्किन में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम त्वचा रोग की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में एलर्जीज़ और इन्फेक्शंस या रिएक्शंस ही याद आता है। तो सबसे पहले बात मैं अपनी ये रखूँगा कि सभी दर्शकों से मेरा ये आग्रह है कि जब भी स्किन में कोई डिजीज़ हो तो स्किन की बीमारियां भी नाम होते हैं, उनके कई कैटेगरीज होती है और कई प्रकार की होती है। तो हर स्किन डिजीज़ को आप एलर्जी ना समझें और हर स्किन डिजीज़ को कोई रिएक्शन वगैरह ना समझें। स्किन में भी बहुत सारी तरह की बीमारियां देखने को मिलती है, जिनके अपने अपने अलग कारण होते हैं और अलग अलग उनका उपचार होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पूछना चाहेंगे कि आज जो विंटर जो सीजन चल रहा है और इस मौसम के बदलाव के साथ जो वायरस है त्वचा पर अटैक कर देते हैं, तो कई तरह की गंभीर बीमारियां आने लगती हैं और सर्दी के मौसम में खासकर एक्जिमा, दाद, खुजली हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए इसका? जी उषा जी, सही सवाल है आपका, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो बाहरी वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो जो हमारी बीमारियां होती है और स्किन की बीमारियां भी जो होती है वो बदलती रहती है। तो जिस प्रकार सर्दी का मौसम होता है, फिर उसके बाद गर्मी का, बरसातों का, तो बीमारियां भी अलग अलग अपना रूप में सामने आती है और अलग अलग प्रकार से लक्षण पैदा करती है। तो जिस प्रकार अभी जो मौसम है, सर्दी का मौसम है और ये जाती हुई सर्दी है। बेसिकली कुछ ही दिन में बसंत आने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग होती है, फूल खिलते हैं, उससे उनके जो परागकण वातावरण में आते हैं तो उससे एक तरह का जो स्किन में रैशेज, एलर्जीज पैदा होती है, वो हमें बहुत सारी देखने को मिलती है। तो जो सर्दी का मौसम होता है, जैसे आपने बताया कि स्किन ड्राई हो जाती है, तो जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नंबर 1 सोरियासिस होते हैं, नंबर 2 एक्जिमाज होते हैं, नंबर 3 जो खुजली की शिकायत होती है, और ख़ासकर बुज़ुर्गों में जब स्किन ड्राई हो जाती है तो ड्राई स्किन ज़्यादा खुजली पैदा करती है, ये भी अक्सर देखने को मिलती है। तो इस तरह की ये 3-4 तरह की बीमारियां हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और फिर जब ये फ्लावरिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब परागकण वातावरण में आते हैं तो जो एलर्जिक रैशेज होते हैं, नंबर 1 आँखों में पानी आना, आँखों में खुजली होना, नंबर 2 नाक में पानी आना, नाक में खुजली होना, छींक आना, जुकाम होना, स्किन में रैशेज जिसको पित्ती कहते हैं, शीत या अर्टिकेरिया, हाइव्स कहते हैं, वो देखने को मिलना, स्किन में खुजली होना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं इस दौरान जो हमें देखने को मिलते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम खुजली की आप बात कर रहे हैं इस मौसम में, और जैसे आपके द्वारा की गई इस्तेमाल चीजें अगर दूसरा कोई कर ले तो इससे भी ज्यादा वो इन्फेक्टेड रोग हो जाता है उनको भी। कम्युनिकेबल होती है, जिसको कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। तो ये भी जो इन्फेक्शंस होती हैं काफ़ी देखने को मिलती हैं। जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलती है वो फंगल इन्फेक्शन है। इसमें बदन में बड़े बड़े लाल रंग के गोल घेरे बनते हैं, जिसको हम दांत कहते हैं सामान्य भाषा में। इसमें खुजली होती है, कभी कभी पपड़ी बनती है। ये अक्सर बॉडी फोल्ड्स में होता है, जो बॉडी की जोड़ वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे होता है, और फिर वहाँ से पनपना और फैलना चालू होता है। तो जो दाद होती है ये कम्युनिकेबल होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती है। और दूसरा जो स्केबीज होता है, जो खुजली की बीमारी होती है, जिसको सामान्य भाषा में खाज कहते हैं, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाला रोग है। तो ये दो तरह के रोग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब भी हमें हमारे सामने कुछ ऐसा व्यक्ति आता है जिसको इस तरह के रोग होता है, तो हम उसको अक्सर एडवाइस करते हैं कि अपने घर के बाकी सदस्य को भी जाके देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर बॉडी फोल्ड में है, छोटा सा है, खुजली हो रही है, तो लोग अक्सर उसको नजरअंदाज कर देते हैं, अपने घर में बाकी लोगों को नहीं बताते। तो उनसे पूछना बहुत जरूरी है कि क्या उनको इस तरह की कोई बीमारी है, क्या कोई इस तरह शरीर में कोई चकत्ते बन रहे हैं, दाने बन रहे हैं या खुजली हो रही है। तो जब ऐसा हो तो अपने घर के सदस्य को भी पूछे और उनका भी उचित उपचार जरूर करवाए, कि जब तक सब लोग एक साथ ठीक नहीं होंगे अक्सर ये बीमारी एक दूसरे को होती रहेगी। हाँ, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर्दियों के मौसम में जैसे सोराइसिस, टैनिंग, एक्सेबीज और समस्या सबसे ज़्यादा अधिक होती है, और जिसमें घरेलू इलाज के साथ हमने बॉडी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो आजकल जो स्किन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स चले हुए हैं, तो क्या प्रचलन में है? जी, यहाँ पे मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास लोग आते हैं वो क्या समझते हैं कि स्किन में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कोई एक ट्यूब से उसका इलाज हो सकता है। तो जब भी कोई स्वतः जाके कोई मेडिकल से ट्यूब्स ले लेते हैं, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन यानी स्व चिकित्सा कभी ना करें। अगर आपको मालूम है उसका इलाज तो आप उससे ट्रीट करिए। अगर आपको नहीं मालूम कि ये ट्यूब उसमें इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, तो सबसे पहले उस ट्यूब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो गलत ट्यूब अगर आप लगाएंगे तो एक तो स्किन डैमेज होती है और दूसरी हमारी वो जो बीमारी है वो ज्यादा हो जाती है। तो सेल्फ मेडिकेशन, स्व चिकित्सा कभी ना करें, नंबर एक बात। नंबर दो बात, सबसे पहली चीज क्लिनजिंग, यानी हम अपनी स्किन को किस तरह से साफ रखते हैं। तो जैसे बालों में शैम्पू होता है, फेस पे फेस वॉश होता है और बदन पे नहाने के लिए साबुन होता है। तो सबसे पहला होता है क्लिनजिंग। इसका प्रॉपर आप सिलेक्शन करें कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, क्या वो ऑयली है, क्या वो ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, तो उसके हिसाब से अपना क्लिनजर यूज करें। नंबर 2, स्किन को ड्राई ना छोड़े। जब भी हम स्किन में नहा के निकलते हैं या हमारी स्किन ड्राई हमें महसूस होती है, तो उस पर हम कुछ लगाएं, जैसे ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, जैसे सरसों का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, या कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम होता है वो लगाएं। और नंबर 3 बात, जब हम धूप में जाए तो धूप से बचाव करें, जिसको हम सनस्क्रीन का यूज़ कहते हैं या फोटो प्रोटेक्शन कहते हैं। नंबर 3 ये चीज़ें, 3 चीज़ें हमेशा करें। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि हम अपने स्किन को जानें और स्किन की डिजीज़ को पहचानें कि हमारी बीमारी है क्या। एक और जो समस्या हम देखने को मिलती है वो ये होता है कि जब स्किन डिजीज़ होती है तो लोग प्रॉपर चर्म रोग विशेषज्ञ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे आसपास चर्म रोग विशेषज्ञ कौन है। तो जब वो उस चीज़ का अभाव होता है तो फिर वो उपचार गलत होने लग जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, स्किन केयर रूटीन और हमारा प्रॉपर स्पेशलिस्ट कौन है, हम किसके पास जाना चाहते हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और फिर हम आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने शरीर बहुत सारे लोग बदल बदल के प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं, इससे क्या कहाँ तक नुकसान पहुंच सकता है? जी, ये बहुत कॉमन समस्या देखने को मिलती है जब स्किन डिजीज के पेशेंट हमारे पास आते हैं। 2-3 चीजें होती है इसके अंदर। नंबर 1 तो हमारा जो अनुभव कहता है कि कभी हमने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, कभी कौन सा साबुन यूज किया, कभी कौन सा शैम्पू यूज किया, तो अक्सर हम याद नहीं रखते कि हमने लास्ट टाइम क्या खरीदा था। और जब हम बाजार में जाते हैं तो हम अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट खरीद लाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखें कि आप अपना एक चीज बनाइए कि आपको ये सब करना है, और ये भी याद रखिए कि आपको क्या नहीं करना है। तो अपना प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखिए, एक जैसा हमेशा लीजिए। दूसरा क्या होता है कि अक्सर लोग विज्ञापन देखते हैं, पढ़ते हैं, वो उनको कोई लोग बताते हैं तो वो उस चीज को अपनी स्किन पे वो अपना प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस तरह का ना करें।
अक्सर हमारे पास हमारे बुजुर्ग होते हैं, बच्चों को, यंगस्टर्स को मैं कहना चाहूँगा कि जब भी वो इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदे तो अपने माँ बाप, अपने जो बड़े लोग हैं उनको बताएं कि वो इस तरह का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि यंगस्टर्स आते हैं, वो अपने बालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो फेस के लिए कुछ करना चाहते हैं, बॉडी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट अलग अलग तरीके का यूज़ करते रहते हैं। तो अपने किसी बुजुर्ग को इन्वॉल्व करें, उनको बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। अपने आसपास कोई ब्यूटिशियन रहता है, कोई इस तरह का व्यक्ति रहता है जो हमें ब्यूटी संबंधित टिप्स देता रहता है, तो हम उसको भी एक अपने कॉन्फिडेंस में लेके मुझे क्या क्या चीज़ करना चाहिए। सपोज कोई फ्रंट लाइन वर्कर है, कोई होटल में काम करता है, कोई मॉडल है, कोई प्रेजेंटर है, जैसे यहाँ पे लोग हैं, तो उनको ब्यूटी की अक्सर कॉस्मेटिक अवेयरनेस होती है, वो अपने फेस को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो वो भी इस बात का ख्याल रखे कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को कांस्टेंट रखे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करने से पहले किसी बड़े की सलाह लेना बहुत जरूरी है। और सर्दियों में अधिकतर जो हमारी त्वचा है बहुत ड्राइनेस हो जाती है, इसके लिए कुछ घरेलू उपचार के बारे में ये कहूँगा कि लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो घरेलू उपचार में लोग अक्सर थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। तो घरेलू उपचार के बारे में मैं ये कहूँगा कि कोई व्यक्ति की सलाह ले तभी आप घरेलू उपचार करें, अपनी मर्जी से या कहीं से पढ़ के। मैंने अक्सर देखा है कि लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं, वो गूगल सर्च करते हैं और कुछ ऐसी जानकारी वो ले लेते हैं जो उनके लिए नहीं है, वो उनकी स्किन को अप्लाई नहीं करती। तो पहले व्यक्ति से पूछे जिसको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, पहले उससे मिले कि वो प्रोडक्ट उसको यूज करना चाहिए या नहीं। और घरेलू उपचार कांस्टेंट जो आपके परिवार में होता आया है उसी परंपरा को आप आगे फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो आपको कोई सलाह देने वाला मिल जाता है, और अगर नहीं होता है तो फिर स्किन में कुछ ना कुछ रिएक्शंस होने की संभावना होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। और अभी हम विंटर सीजन से समर सीजन की तरफ बढ़ते हैं, यानी गर्मियों में गर्मी की किरणें होती सीधी हमारी त्वचा पर इफेक्ट पड़ता है उसका, और जिसके कारण सन बर्न और स्किन टेंड हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी त्वचा का कैसे ध्यान रखना चाहिए? जी, जब हम सर्दी का मौसम जाएगा और गर्मी जब वापस वातावरण में टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो टैनिंग बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। और सनस्क्रीन का अभाव या प्रॉपर फोटो प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं उसका थोड़ा अभाव देखने को मिलता है। थोड़ा अवेयरनेस की भी कमी होती है। हम लोग सनस्क्रीन को इतना नहीं लगा पाते जितना रिकमेंडेड होता है, जितना एडवाइस किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें सूरज की किरणों को समझना होता है कि सनलाइट आखिर होती क्या है। तो सूरज की किरणें बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो हम देख पाते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हम नहीं देख पाते, और इंफ्रारेड रेज होती है। 3 तरह की रेज होती है जो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती है। तो जब अल्ट्रावायलेट रेज कांटेक्ट में आती है तो एक तरह का सन बर्न पैदा होता है। तो हमें बेसिकली जो प्रोटेक्शन लेना होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज से लेना होता है। जो सनस्क्रीन होती है वो उसी अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन के लिए होती है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो स्किन में झुलसन होती है, जो स्किन डार्क होती है, जो स्किन ड्राई हो जाती है सूरज की किरणों के संपर्क में आने से, वो इंफ्रारेड रेज के कारण भी होती है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब हम सन प्रोटेक्शन की बात करें तो हमें 4 चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। नंबर 1, लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है, जब पसीना हो रहा होता है, स्वेटिंग हो रही है, तो उन्हें मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि स्किन ऑलरेडी स्वेटी या ऑयली होती है। तो उस चीज़ में हमें याद रखें कि अगर स्किन ऐसा ऑयली भी हो रही है तो भी हमें कोई चीज़ लगाना चाहिए जो मॉइस्चराइजर बेस्ड हो, उसी के ऊपर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो एक एप्लीकेशन। नंबर 2 हमारा सनस्क्रीन। और नंबर 3 जो हमारा पहनावा होता है, साफ़ी हो सकती है, गॉगल हो सकता है, हेलमेट हो सकता है, पूरी आस्तीन के कपड़े हो सकते हैं, ग्लव्स, आजकल ऐसे समर ग्लव्स भी मिलते हैं, समर कोट्स भी मिलते हैं, वो पूरा हमें पहन के जाना चाहिए। खासकर जो काफ़ी लंबे समय तक धूप के संपर्क में रहते हैं, जो लंबे समय तक बाइक चलाते हैं, जिनका धूप में ही काम रहता है, तो इन लोगों को पूरा अपना गियर बना के चलना चाहिए, प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और जब हम जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में हमें गुनगुना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और जब गर्मी पीक पे होती है तब हमें थोड़ा ठंडा पानी चेहरे पे डालना चाहिए, हाथों पे और पैरों पे ठंडे पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो झुलसन का सामना
सामना करके हम आए हैं उसको वापस नेगेट किया जा सके, उसके प्रभाव को खत्म किया जा सके। तो ये 4 चीजें जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी का मौसम है और अधिकतर लोगों को पसीना आने लगता है और जिसके कारण कील मुहासे और जिनकी जो ऑयली त्वचा होती है और उसमें ब्लैक हेड्स बनने चालू हो जाते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में हम मुल्तानी मिट्टी कितनी कारगर सिद्ध होती है या हो सकती है? जी, पहली बात तो ये है कि जब एक्नी होता है, पिंपल्स होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो ऑयलीनेस के कारण हो रहे होते हैं। वो कई बार हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और स्किन डिजीज भी होती है जो अपने आप एक्नी पैदा करती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक्नी भी एक अपने आप में एक बीमारी होती है। वो ज़रूरी नहीं कि केवल ऑयलीनेस या पसीने के कारण हो। इस बात का ध्यान लोगों को याद रखना चाहिए। नंबर 2, अगर ऑयली स्किन है तो भी हमें कोई चीज़ लगाना चाहिए, मॉइस्चराइज़र या कोई ऑयली स्किन के लिए जो प्रोडक्ट होता है वो लगाना चाहिए, क्योंकि स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। स्किन को भी एक तरह का एक आवरण, एक कवच की ज़रूरत होती है, तो वो बना के चलना चाहिए। और नंबर 3, स्किन को 2 से 3 बार प्रॉपरली फेस वॉश या सोप से क्लीन करते रहना चाहिए और एंटी एक्ने कोई जेल प्रिस्क्राइब करवा ले तो उसके ऊपर लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक मुल्तानी मिट्टी या कोई भी होम केयर रेमेडी होती है या नेचुरल रेमेडी होती है तो वो इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि क्या हम अपनी स्किन पे लगा सकते हैं या नहीं। अगर हमें नहीं जानकारी है तो फिर हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी के सीजन में भी शीत पित्त हो जाता है, हाँ। तो वो क्या है और क्यों हो जाता है और क्या इसका उपचार हो सकता है? जी, यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी पेशेंट हमारे पास शीत पित्त, खुजली या अर्टिकेरिया जिसको कहते हैं, एग्जैक्टली उसको अर्टिकेरिया कहते हैं, तो जब अर्टिकेरिया हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि उनको एलर्जीज हो रही है, किसी एलर्जी के कारण हो रहा है। और फिर वो काफ़ी सारा जांचें भी कराते हैं, एलर्जी टेस्ट भी कराते हैं और काफ़ी परहेज वो खुद से करने लग जाते हैं। क्योंकि स्किन में जब भी हम कोई डिजीज़ देखते हैं तो व्यक्ति जब हमारे पास आता है, जब मरीज़ हमारे पास आता है, वो उसका कुछ माइंडसेट होता है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ धारणाएं होती है, जैसे खटाई से स्किन डिजीज होने लग जाती है, खटाई से एलर्जीज होने लग जाती है, खटाई से खुजली होने लग जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो खटाई से ही हो। जैसे आपने कहा ना कि गर्मी के कारण भी शीत पित्त हो सकता है, तो अर्टिकेरिया के भी अनेक प्रकार होते हैं। वो कोल्ड अर्टिकेरिया भी होता है, सर्दी के संपर्क में आने से भी अर्टिकेरिया हो जाता है। एक्वाजेनिक, पानी के संपर्क में आने से होता है। ठंड गर्मी लगने से होता है। और अभी जो मौसम है, जो बदलता मौसम है ना, इसमें कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया भी एक होता है। क्या होता है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो व्यक्ति को एकदम ऐसा लगता है कि शरीर में चुभन होने लग गई है, उसके रोंगटे से खड़े होने लग जाते हैं, उसका शरीर लाल होने लग जाता है और उसको लगता है कि गर्म कपड़े को उतार के ठंडक में या छाव में आना चाहिए। तो कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया इस बदलते मौसम में, जब सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होती है, तो इस बदलते मौसम में एक कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया बहुत कॉमन है। तो अर्टिकेरिया सबसे पहले हिस्टामिन मीडिएटेड डिसऑर्डर है। हिस्टामिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसके कारण अर्टिकेरिया होता है। तो जरूरी नहीं कि वो एलर्जिक हो, वो इडियोपैथिक अपने आप भी होता है वो। तो अर्टिकेरिया का ये ध्यान रखें कि वो हमेशा एलर्जीज के एसोसिएटेड नहीं होता है, वो कई प्रकार का हो सकता है। और उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ होती हैं। हाँ, जरूर एंटी हिस्टामिन दवाई को कभी कभी लंबे समय तक प्रयोग करना होता है, तो व्यक्ति उस अपना माइंडसेट बनाए, क्योंकि क्या होता है, स्किन डिजीज कई बार थोड़ा ज्यादा टाइम भी लेती है ठीक होने में। तो एक पिल फटीक कहते हैं, किसी व्यक्ति को हम बार बार कोई दवाई खिलाने के लिए कहा जाए तो थोड़े दिनों बाद उसको लगता है कि इसको इतनी दवाई क्यों खाना पड़ रही है। तो दवाई को खाना पड़ता है और दवाई को एकदम छोड़ ना दे। कई बार अपने डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि क्या इस दवाई को मैं बंद कर सकता हूँ। तो कई बार दवाई को डोज को कम करते हुए बंद करना होता है, एकदम बंद करने से वो बीमारी वापस लौट आती है। डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी के मौसम में ये जो पेय पदार्थ लेते हैं, ये कितना लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए? जी, पेय पदार्थ लेना चाहिए। वाटर जो होता है वो स्किन की इंटीग्रिटी के लिए, स्किन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए बदन में, ये बात हम ध्यान रखें। क्योंकि पानी की कमी दोनों तरीके से होती है। एक तो हम जो पानी पीते हैं, जो हमारे ब्लड में जाता है और जो स्किन को सप्लाई होता है। और कई बार हमारी स्किन का जो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है, वो पानी को कितना सहेज के रख सकती है अपने पास, वो भी कम हो जाता है। तो पानी हम दो तरीके से स्किन को सप्लाई कर सकते हैं। हम जो पानी पीते हैं उससे भी वो स्किन को जाता है और हम जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं उससे भी जाता है। तो पेय पदार्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और पानी है, कोई भी नारियल पानी है, नींबू पानी है, कोई शरबत है, कोई इस तरह के ड्रिंक्स है, सूप्स वगैरह है, लेते रहना चाहिए।
क्योंकि अक्सर जो इस तरह के ऑफिस वर्कर्स होते हैं जो लंबे समय तक किसी जॉब में रहते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो पानी नहीं पी पाते, क्योंकि एक दिन में हमें करीब 2 से 3 लीटर पानी पीना है, तो इतना पानी पीने में कभी कभी हम कमी कर जाते हैं, तो वो पानी को रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी देते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। हमारे समाज में लंबे समय तक जो कुष्ठ रोग है यानी लेप्रोसी एक शाप माना जाता था, लेकिन आजकल ये पोषण की कमी से जुड़ी एक समस्या है। तो डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूंगी कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग क्या है और ये किस प्रकार फैलता है और क्या उपचार हो सकता है? जो एक्चुअली स्किन डिजीज को छुआछूत से जोड़ के देखा गया है वो लेप्रोसी के संदर्भ में ही देखा गया है, क्योंकि लेप्रोसी पहले एक ऐसी डिजीज थी जो जिसके काफी पेशेंट्स होते थे, लेकिन चूंकि अब एमडीटी अवेलेबल है तो ये पूरी तरह से इसका उपचार किया जा सकता है और 6 महीने या 1 साल ही दवाई खानी होती है, उसके बाद लेप्रोसी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो जो स्किन डिजीज को छुआछूत से जोड़ के देखा जाता है वो लेप्रोसी का ही एक परिणाम था समाज में जब लेप्रोसी ज्यादा हुआ करती थी। अब तो ये करीब इरेडिकेशन पे ही है, समाज में से लगभग समाप्त हो चुकी है। और लेप्रोसी जैसे ही जो स्पॉट्स बनते हैं, सफेद दाग जो विटिलिगो जिसको कहते हैं, तो लोगों को लगता है कि जो सफेद दाग की बीमारी है वो लेप्रोसी ही है। तो लोग जो सफेद दाग के रोगी से जो डिस्टेंस जो दूरी बना के रखते हैं या उनके मन में जो प्रॉब्लम आती है, जो सवाल आते हैं, वो इसी कारण आते हैं क्योंकि सफेद दाग और लेप्रोसी को लोग अक्सर एक करके देखते हैं। लोग अलग अलग बीमारियां हैं और दोनों प्रॉपर इलाज से इनका उपचार संभव है और रोगी पूरा निरोगी भी हो जाता है, बीमारी पूरी समाप्त भी हो जाती है। लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट होता है वो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे मुफ्त मिलती है और अगर 5 से कम निशान है या एक नस ही प्रभावित है तो जो ट्रीटमेंट होता है 6 महीने चलता है और अगर 5 से ज्यादा बदन पे ज्यादा स्पॉट है या 2 नसें खराब हो रही हैं तो फिर 1 साल ट्रीटमेंट लेना होता है और ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे एक ब्लिस्टर पैक के रूप में आता है। तो जब भी इस तरह की बीमारी हो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जरूर एनरोलमेंट कराएं, अपना नाम वहाँ पे दर्ज कराएं ताकि उनको दवाई रेगुलरली मिलती रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी देते हुए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसको अधिकतर देश कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन केन्या एक ऐसा देश है अब भी यह स्थिति भयावह रूप से देखने को मिलती है। लेकिन कई मेडिकल साइंस ने तरक्की की, कई वैक्सीन्स आ चुके हैं जो इस बीमारी से हमें राहत देते हैं। तो अगला क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन और है। तो अच्छी त्वचा और अच्छे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और एक अच्छे आहार की क्या आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि स्किन केयर के बारे में कि हमें उसको प्रॉपर उसको क्लींस करना है, सफाई करना है, उसकी कुछ मॉइस्चराइजर लगाना है और सन प्रोटेक्शन लेना है। ये तो हमारी स्किन केयर हो गई। इसके साथ हमारी जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, नंबर 1 हमारी डाइट, हमारा आहार कैसा होना चाहिए कि उसमें सब तरह की चीजें होना चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब होना चाहिए। फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी स्किन की हेल्थ में। नंबर 2 हमारी स्लीप, हमारा जो नींद का पैटर्न है वो फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं और खासकर जब ये कोविड-19 सिचुएशन क्रिएट हुई पिछले साल मार्च के बाद, तो लोगों का जो नींद का पैटर्न था वो काफ़ी कुछ चेंज हो गया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ गया, लोग इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करने लग गए, ये सब होने लग गया, तो लोग देर रात तक जागते हैं और फिर अगले दिन मॉर्निंग में उनको स्ट्रेस होता है। तो जो ये नींद की कमी होती है ये भी स्किन को अनहेल्दी करती है, स्किन की हेल्थ पे बुरा प्रभाव डालती है। और व्यायाम, प्राणायाम, व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइजेज, रनिंग वगैरह बहुत मस्ट है। तो हम पेशेंट को ये 6 चीजें जरूर बताते हैं कि स्किन की साफ सफाई, स्किन की केयर, धूप से बचाव, हमारी डाइट, हमारी स्लीप और एक्सरसाइज। तो ये सब चीजें कुल मिला के अच्छी स्किन चाहते हो तो आपको एक अच्छी जीवनचर्या बनानी ही पड़ेगी और अच्छी हेल्थ रखना पड़ेगी, क्योंकि स्किन भी आखिर हमारी हेल्थ का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे शो में आपने दी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। अच्छी सेहत सभी की चाहत होती है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हरी सब्जियों की आदत डालें, एक्सरसाइज जरूर करें और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसी के साथ उषा राजावत को अब आज्ञा दें, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।